हाँ बच्चों, मैं संजीव मिश्रा आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट फाइनल का केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री लेके आया हूँ। जैसा कि आपके यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सॉलिड स्टेज है, लेकिन इस वर्ष क्या कहते हैं, इस पर थोड़ा दुविधा ये है कि हो सकता है इस चैप्टर को इस बार ना सिलेबस में रखा जाए, इसलिए सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जो सेकंड चैप्टर आपका है सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं विलयन सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, विलायक सॉल्वेंट, और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है सोल्यूट विलेय। ये दो कंपोनेंट के मर्ज होने से आपका सॉल्यूशन बनता है। विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब क्या होता है? होमोजीनस समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हमारा विलयन। मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक होता है हेट्रोजीनस, विषमांगी, तो जो समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाते हैं, जो विलेय और विलायक कंपोनेंट के मिलने से बनते हैं। समांगी मिश्रण का तात्पर्य हुआ कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में अदृश्य हो जाए, अर्थात दिखाई ना दे, विजुअल नॉन विजुअल। जैसे यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO। जब इसको हम जल में इंक्लूड कर देते हैं तो यहां पर जो बनने वाला पदार्थ जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया है वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और वो वाटर में दिखाई नहीं देते हैं, नॉन विजुअल हो जाते हैं। उसी प्रकार से चीनी आपका है C12H22O11 चीनी। जब इसको हम जल में घोल देते हैं तो हमारा शरबत बन जाता है। शरबत भी हमारा क्या हुआ? ये भी होमोजीनस मिश्रण अर्थात विलयन है। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे जल में हम तेल मिला देते हैं या जल में हम बालू मिला देते हैं, तो ये बालू जो है या तेल जो है जल में विलय नहीं है, अर्थात इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बालू के अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात जल में पूर्ण रूप से विलय नहीं है। ये विजुअल आपको दिखाई देते हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे कि ये समांगी मिश्रण नहीं है, ये हेमोजीनस है। जब समांगी मिश्रण नहीं है तो विलयन भी नहीं, तो विलयन भी नहीं है, क्योंकि विलयन वही हो सकता है जो होमोजीनस हो, अर्थात विलेय जो हो विलायक में पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाए, दिखाई ना दे। कभी कभी प्रश्न उठता है कि यदि हम एल्कोहल C2H5OH में जल को ऐड करेंगे तो अब यहां पर विलेय कौन सा होगा, विलायक कौन होगा? तो यहां पर क्वांटिटी पर निर्भर करता है। अगर हमें बताना है कि एल्कोहल और जल में
विलेय और विलायक कौन है, तो इस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। यदि क्या कहते हैं 100 ml एथिल एल्कोहल को 250 ml जल में घोलते हैं, तो जिसकी क्वांटिटी अधिक होगी अर्थात यहां पर जो जल होगा वो सॉल्वेंट होगा, और यहां पर एथिल एल्कोहल जो होगा वो क्या होगा आपका सोल्यूट होगा, अर्थात विलेय होगा, ये आपका विलायक होगा। और एक विलयन कैसा होगा, जलीय विलयन होगा। वैसे विलयन आपके 9 प्रकार के होते हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि द्रव्य की मूल भौतिक 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इस तरह से तीनों अवस्थाओं को मिला करके विलेय और विलायक को ऐड करने पर 9 प्रकार के विलयन तैयार होते हैं। ठोस, ठोस का विलयन, द्रव, ठोस का विलयन, गैस, ठोस का विलयन। नेक्स्ट आपका होगा ठोस, द्रव का विलयन, द्रव, द्रव का विलयन, गैस, द्रव का विलयन। ठोस, गैस का विलयन, द्रव, गैस का विलयन, गैस, गैस का विलयन। ये 9 प्रकार के आपके विलयन हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हमें कक्षा 12 में विलयन पढ़ना है वो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। अर्थात विलेय जो है आपका वो सॉलिड स्टेज में होगा, और जो विलायक होगा वो द्रव स्टेज, लिक्विड स्टेज में होगा। विलेय विलायक में अदृश्य होता है, उसके लिए सॉल्वेंटी नेसेसरी करता है। सॉल्वेंटी है क्या चीज, विलेयता है क्या चीज। विलेयता का तात्पर्य होता है कि किसी भी पदार्थ की वो निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, वो विलेयता कहलाती है। सौ ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए पदार्थ की जितनी मात्रा आवश्यक होती है वो पदार्थ की विलेयता कहलाती है। पदार्थ की विलेयता निम्न बातों पर निर्भर करती है, एज लाइक टेम्परेचर, ताप। सेकेंड आपका है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। थर्ड आपका सम आयनन प्रभाव। नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्वेंटी बढ़ती है, उसका रीजन क्या है। टेम्परेचर जो जब इंक्रीज करेंगे तो सॉल्वेंटी भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का कारण यह है क्योंकि जब किसी भी पदार्थ को किसी भी विलायक में डिसॉल्व करते हैं तो उस समय ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा का जब अवशोषण होगा जिसके कारण क्या होगा, उसकी सॉल्वेंटी बढ़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको जल में विलय करने पर उनकी सॉल्वेंटी, उनकी
विलेयता घटती भी है। एज लाइक कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, इनकी विलेयता क्यों घटती है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनकी विलेयता घटेगी। लेकिन अन्य साधारणतः अन्य जो हमारे पदार्थ है उनको जब जल में इंक्लूड करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो उनकी सॉल्वेंटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये अपवादित तत्व है। इसका रीजन भी आप जान लीजिए, क्योंकि जब इन पदार्थों को जल में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर ऊष्मा अवशोषित ना होकर के ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसके कारण यहां पर इन पदार्थों को जब जल में डिजॉल्व करेंगे तो यहां पर इसकी विलेयता घटेगी। और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। सेकंड बात मैंने बताया विलेय और विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। यहां पर नेचर की बात करेंगे तो यहां पर दो तरह के भाई नेचर होते हैं, एक होता है ध्रुवीय, दूसरा होता है अध्रुवीय, पोलर एंड नॉन पोलर। जब विलेय और विलायक दोनों के नेचर एक जैसे होंगे, अगर विलेय और विलायक दोनों पोलर कंडीशन में है, ध्रुवीय कंडीशन में है, तब वहां पर उसकी विलेयता बढ़ेगी। लेकिन जब विलेय और विलायक दोनों का नेचर डिफरेंट टाइप का है, अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में विलेयता घटती है या वो पदार्थ अविलेय रहता है, तो घुलता नहीं है। जैसे हम बात करते हैं, यदि हम क्या कहते हैं NaCl को जल में डिजॉल्व करेंगे, तो यहां पर NaCl को जल में डिजॉल्व करेंगे तो यहां पर NaCl विलेय है, यहां पर वाटर क्या है, विलायक है। तो यहां पर NaCl और जल दोनों क्या, NaCl आपका क्या ध्रुवीय विलेय है और जल यहां क्या है, ध्रुवीय विलायक है। दोनों का नेचर सेम है, इसलिए यहां पर विलेयता बढ़ेगी। लेकिन जब आयोडीन को हम जल में घोलेंगे, जब आयोडीन को जल में घोलेंगे तो आयन यहां पर अध्रुवीय है और जल हमारा ध्रुवीय है, तो यहां पर जल में आयोडीन घुलेगा नहीं। लेकिन जब इसी आयोडीन को हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 में डिजॉल्व करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर आयोडीन आसानी से कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्वेंट में घुल जाएगी। उसका रीजन ये होगा कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड आयोडीन बोथ आर सेम नेचर, अर्थात दोनों नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने की वजह से इसमें घुल जाते हैं। तो सेकंड प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, वो बताया कि किसी भी पदार्थ की जो विलेयता होती है वो विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात विलेय और विलायक का जब सेम नेचर होगा तो वहां पे सॉल्वेंटी बढ़ेगी, जब डिफरेंट नेचर होगा तो वहां पर विलेयता घटेगी। तीसरी बात करते हैं इनके आकार की। जब क्या कहते हैं विलेय के साइज स्मॉल होंगे तो उसकी सॉल्वेंटी अधिक होगी, जब उसके साइज बिगर होंगे, बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे, तो उसकी सॉल्वेंटी डिक्रीज होगी। सम आयनन प्रभाव, सम आयनन प्रभाव से विलेयता घटती है। CH3COOH ये आपका एस्टिक अम्ल है, CH3 मेथिल एसीटेट आपका एस्टर है, ये आपका एस्टिक अम्ल है। जब क्या कहते हैं एथिल एल्कोहल को जब एस्टिक एसिड को एथिल एसीटेट की उपस्थिति में डिसॉल्व करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एस्टिक एसिड की विलेयता घट जाती है, क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे CH3 एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन, एसीटेट आयन प्लस यहां पर सेम, अर्थात यहां पर सम आयनन प्रभाव के कारण विलेयता डिक्रीज हो जाती है। और रही बात जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन भी आपका संतृप्त असंतृप्त, जब तक किसी भी विलायक में विलेय की मात्रा घुलती रहेगी तब तक विलयन हमारा असंतृप्त होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक किसी भी विलायक में विलेय घुलता रहेगा तब तक विलयन हमारा क्या होगा, अनसैचुरेटेड असंतृप्त विलयन होगा। जब निश्चित ताप पर, टेम्परेचर को ना तो डिक्रीज करना है ना तो इंक्रीज करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है।
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अब जब किसी भी विलायक में विलेय के अणुओं का घूमना रुक जाए तो ऐसी स्थिति में विलयन हमारा क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। और एक होता है सुपर सैचुरेटेड विलयन। सुपर अति संतृप्त विलयन, किसी भी 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से ज्यादा जब विलेय पदार्थ की आवश्यकता होती है तो ऐसे विलयन को हम अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरह से हमारे विलयन की अवस्था हुई, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। कोलाइडी विलयन की बात, कोलाइडी भी एक विलयन है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक कोलाइडी विलयन सिर्फ 8 ही प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि यहां पर जो गैस का विलयन होता है ये होमोजीनस विलयन होता है। और रही बात, इसीलिए क्या कहते हैं, कभी कभी यहाँ पर प्रश्न भी उठता है कि विलयन तो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब कोलाइडी सॉल्व की बात करते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर उसको 8 ही प्रकार इसलिए बताया जाता है क्योंकि गैस और गैस, वहां पर देखिएगा कोलाइडी विलयन में 2 प्रवास, जैसे यहाँ पर विलेय विलायक होता है वहां पर आपका होता है प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब क्या कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स ये दोनों सेम कंडीशन में होंगे, अर्थात गैस गैस, तो यहां पर जो बनने वाला कोलाइड होगा वो आपका होमोजीनस हो जाएगा, और कोलाइडी होमोजीनस नहीं होते हैं। इसीलिए यहां पर अगर कोलाइडी विलयन की बात करेंगे तो कोलाइडी विलयन सिर्फ 8 ही प्रकार के होते हैं। यहां पर देखिए एक सामान्य सी हम बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस जेड देखेंगे, लगता है एक ही चीज है, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। इसका मतलब होता है अवशोषण, इसका तात्पर्य होता है अधिशोषण। सिर्फ क्या कहते हैं, एक मीनिंग का डिफरेंस है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। अवशोषण मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर किसी भी द्रव्य के द्वारा किसी भी पदार्थ को उसके अंदर तक, स्थूल भागों तक पहुंचने का जो प्रक्रम होगा वो अवशोषण होगा। लेकिन अधिशोषण में क्या होगा, अधिशोषण में होता है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके उस पार्टिकुलर सरफेस से ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अर्थात अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जैसे जल को हम पानी, जैसे जल में हम चाप को कैल्शियम कार्बोनेट को इंक्लूड करेंगे तो जो जल के मॉलिक्यूल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रत्येक भाग में अवशोषित हो जाएंगे और हमारा चाक खुल जाएगा। लेकिन इसी चाक को और क्या कहते हैं, हम स्याही में इंक्लूड करेंगे तो स्याही की लेयर जो होगी उसके ऊपरी जो सरफेस है उसी पर जाके जुड़ जाता है। जब उसको ब्लेड या किसी खुली चीज से उसको हटाएंगे तो पुनः क्या कहते हैं, चाक का आकार हमें व्हाइट कलर में आ जाता है। तो यहां पर क्या कहते हैं, ये अधिशोषण। अधिशोषण का तात्पर्य हुआ कि पार्टिकुलर किसी भी पदार्थ का किसी भी अन्य पदार्थ के सरफेस से जुड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन जबकि अवशोषण में क्या होता है कि पार्टिकुलर पदार्थ जो होता है उस पदार्थ के प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या कहते हैं, उसके अंदर तक समाहित हो जाते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन को हम आगे की ओर ले चलेंगे। और यहां पर सॉल्यूशन में बहुत सारी गणनाएं होती हैं, जैसे हम मोलरता की बात करते हैं। मोलरता का मतलब होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, सॉल्युबिलिटी। मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या
बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। अणुभार निकालने के लिए NaOH, यदि अणुभार हमें निकालना है तो इसके हम एटॉमिक वेट को लिखेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1 इजिकल टू 40। ये आपका अणुभार हो गया। मान लीजिए 4 ग्राम NaOH लिया गया है और उसको 250 ml विलायक में डिजॉल्व किया गया है और उसकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जो सूत्र लिखेंगे W/m/V लीटर में। हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं, W का मान 4 है और आपका NaOH कास्टिक सोडा का जो अणुभार निकाला गया वो 40 है और इसका बिलियन का जो आयतन है 250 ml है। इसको लीटर में कैलकुलेट करने के लिए 1000 से भाग देंगे। 4/40.225.4 आपका आंसर आ गया। इस तरह से किसी पदार्थ की मोलैरिटी हम कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर मैं स्थगित करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पुनः लेके आएंगे।